स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। खैर, अश्वर ने उस पेंटिंग पर से अपनी नजरें हटाई और फिर अचानक उसने उस शेर की आंख पर अपनी उंगली रखकर दबा दी। उसने मुड़ एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि चाहत इस वक्त सो रही है या नहीं। उसके उस शेर की आंख को दबाते ही अचानक वो पेंटिंग पीछे हटने लगी और कुछ ही पल में एक रास्ता दिखाई दे रहा था जो एक कमरे में जाकर खुलता था। अश्व हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी इस मुस्कान के पीछे एक गहरा राज था जो इस रास्ते की तरह था, इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। अश्व वहां से अंदर चला गया और उसके जाते ही वो दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। यहाँ चाहत अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी, अश्व की सच्चाई से अनजान। उसे पता तक न चला कि अश्व उससे कितना कुछ छिपा रहा था। उस पेंटिंग के पीछे का राज अश्व के अलावा किसी और को मालूम तक नहीं था। उस शेर और हिरण के शिकार वाली पेंटिंग के पीछे अश्व किसके शिकार की तैयारी कर रहा था, इसके बारे में किसी की भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसकी माँ और उसके दोस्त अक्ष तक को भी नहीं। शायद यही वजह थी कि अश्व ने कभी भी वृंदा की अपने कमरे में कदम तक नहीं रखने दिया। आखिर क्या राज था अश्व के उस खुफिया कमरे का, ये तो समय ही बताने वाला था। फिलहाल तो चाहत अपने मीठे सपनों में खोई हुई आराम से सो रही थी। एपिसोड 42। रात का समय था जब उस अंधेरे गुप्त कमरे में अश्व अंदर आया। वो कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने स्विच दबाया तो एक हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो चलते हुए अंदर आया और वहीं चेयर पर बैठ गया। उसकी नजरें सामने की तरफ दीवार पर थी जिस पर कुछ तो था, कुछ ऐसा जो बहुत ही अजीब था। अश्व का ये बिहेवियर उसे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बना रहा था। आज लग रहा था कि जैसे अश्व जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो जैसा चाहत के सामने खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा था वो असली में वैसा था ही नहीं। शायद कुछ ऐसा था जो कहानी में दिखाया तक नहीं गया था, लेकिन वो इस दुनिया एक्सिस्ट करता था। अश्व की नजरें सामने की दीवार पर थी जहां पर चाहत यानी कि वृंदा, अनिरा और रिधान की तस्वीरें लगी हुई थी। वहीं वहां पर कुछ अजीब से मार्क्स थे। ये सब अजीब नहीं था क्योंकि जो कहानी में बताया गया था उसके हिसाब से अगर अश्व विलेन था तो उसका ये सन करना जायज था अनिरा को पाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो कहानी में नहीं था लेकिन अश्व की जिंदगी में था, और वो था उस इंसान की तस्वीर। हाँ, वहां पर एक और तस्वीर थी जो किसकी ये तो नहीं पता, लेकिन अश्व उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अचानक ही अश्व की आंखों में ज्वाला की अग्नि भड़क उठी। उस आदमी के साथ साथ रिधान और अनिरा की तस्वीर को देखते हुए वो खड़ा हुआ और उन तस्वीरों के सामने जाते हुए बोला, बहुत कुछ हो चुका है इस कहानी में। जो कहानी दिखाया तो नहीं गया लेकिन है जरूर, और उसे मैं पूरा करके रहूंगा। जो मुझे चाहिए उसे तो मैं पाकर ही रहूंगा, फिर इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगा। बहुत कुछ है अभी इस जिंदगी में और इस कहानी में सब कुछ जानने को। अगर तुम इस कहानी के हीरो हीरोइन बन रहे हो तो मैं भी खलनायक हूँ। मेरे मकसद को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी तो तुम हो अनिरा, और तुम्हारे लिए मुझे सबसे पहले इस रिधान को सही जगह पहुंचाना पड़ेगा। अश्व बड़ी ही अजीब सी खुफिया बातें खुद से ही कर रहा था। उसकी बातों से कोई भी ये पता नहीं लगा सकता था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। लेकिन एक बात तो तय था, उसके दिल में जो कुछ भी था वो अनिरा और रिधान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। अश्व ने अचानक ही अनिरा की तस्वीर पर अपने होंठ को फेर कर कहा, बहुत जल्द ही तुम मेरे पास होगी अनिरा, और मेरा मकसद वो भी पूरा हो चुका होगा। उसके कामयाब होते ही इस वृंदा को मैं अपनी जिंदगी से किसी मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगा। अश्व ने चाहत को तस्वीर को देखकर कहा और मुस्कुरा दिया। ना जाने क्या था उसकी इस मुस्कुराहट और इन बातों के पीछे का मतलब, लेकिन इतना तो तय था कि उसकी ये साजिश एक दिन रिधान और अनिरा के साथ साथ चाहत के लिए भी खतरा बन सकती थी। अश्व की इन सभी साजिश से अनजान चाहत अब भी अपनी गहरी नींद में सो रही थी। सुबह का समय था जब चाहत अपनी नींद पूरी करके उठी। उसकी आंखें जैसे ही खुली वैसे ही उसकी आंखों के सामने उस शेर और हिरण के शिकार वाली पेंटिंग दिखाई दी। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई खुद को उस अजीब सी जगह पाकर। पूरा कमरा स्लेटी और काले रंग का था जिसकी वजह से उसे डर लग गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि अश्व का था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो अश्व के कमरे में कैसे आए। शायद कल रात वो जब सो गई थी तब वो उसे लेकर इस कमरे में आया हो, लेकिन क्यों? ऐसा नहीं था कि वृंदा उससे पहले हॉल में ना सोई हो, फिर अब उसे क्या हो गया था जो अश्व उससे इतना अच्छा बर्ताव कर रहा था। चाहत ने कल रात हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में सोचा और उसके बाद उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि अश्व उसके लिए अब एक मिस्ट्री बनता जा रहा था जिसे सुलझाना उसे बहुत जरूरी था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो अश्व के करीब जाएगी और उसकी जिंदगी के साथ ही उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में भी पता करेगी। यही सब सोचकर वो बिस्तर पर से उठने लगी कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके ठीक से सामने अश्व बाथरूम से बाहर निकलकर आ रहा था। इस वक्त उसने बस लोअर पहना हुआ था और वो शर्टलेस था जिस वजह से उसके एब्स चाहत को साफ साफ दिख रहे थे। जो चीज उसे रात में नहीं दिखी थी वो आज दिख गई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई जब उसने उन एब्स पर फिसलती बूंदों को देखा। उसके शरीर से गिरती पानी की वो बूंदें उसके गले को सूखता हुआ महसूस करवा रही थी।
अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो अश्व को काफी देर से ताड़ रही थी, तो उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। लेकिन तभी ना क्या उसके दिमाग में आया कि वो सीधे बेड से किसी चूहे की तरह कूद गई और उसके सामने पहुंच गई। यहाँ अश्व जो अभी अपने बाल पोंछ रहा था, जब उसने अपने इस तरह से जल्दबाजी में चाहत को आते देखा तो वो 2 कदम पीछे हो गया और उसकी ओर देखकर बोला, क्या है ये, बिल्ली की तरह कूद क्यों रही हो तुम? अश्व के सवाल को सुनार चाहत हल्के से मुस्कुरा दी। जाहिर सी बात थी, ये मुस्कान अश्व को भले ही प्यारी लगे, लेकिन चाहत के मन में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानती थी। ना जाने अब कौन सी चाल चलने वाली थी वो। बस यही उम्मीद है कि जो भी करे बस अपने लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर ले, क्योंकि अगर उसके लिए मुसीबत बढ़ी तो शायद उसका जीना मुश्किल हो जाता, खासकर अश्व के साथ। अश्व इस कहानी का विलेन था और उसके बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल। बस अब देखना यह था कि क्या चाहत अपने मकसद में कामयाब होकर अश्व के मकसद के बारे जान पाती है या फिर अपनी इस ठीक ठाक सी जिंदगी को और बदतर बना देती है। एपिसोड 43। सुबह का समय था जब बाथरूम से नहाकर आए अश्व के सामने चाहत किसी चूहे की तरह कूदकर पहुंची, जिसे देखकर अश्व 2 कदम पीछे हट चुका था। उसे समझ नहीं आया कि चाहत को अचानक क्या हो गया जो वो उसके सामने इस तरह से खड़ी थी। अचानक ही चाहत मुस्कुरा दी, जिसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि कल तक जो लड़की उसे फूटी आंख देखना तक नहीं चाहती थी, अब आज उसे अचानक क्या हुआ जो वो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। जाहिर सी बात थी, ये मुस्कान अश्व को भले ही प्यारी लगे, लेकिन चाहत के मन में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानती थी। ना जाने अब कौन सी चाल चलने वाली थी वो। बस यही उम्मीद है कि जो भी करे बस अपने लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर ले, क्योंकि अगर उसके लिए मुसीबत बढ़ी तो शायद उसका जीना मुश्किल हो जाता, खासकर अश्व के साथ। अश्व इस कहानी का विलेन था और उसके बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल। चाहत ने उसकी ओर देखा और अचानक ही उसके सीने पर उसने अपना दायां हाथ रख दिया। अश्व का दिल ना जाने क्यों लेकिन उसके उन मुलायम होंठ को अपने सीने पर महसूस कर धड़क उठा, जिसे खुद चाहत ने भी महसूस किया। उसके होंठों के मुस्कान और भी ज्यादा गहरी हो गई तो वो उसके करीब आई। अश्व ने अपनी भौहें उठाकर उसे देखा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर अब वो क्या करने वाली थी। तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो कि मुझे सोफे पर अनकंफर्टेबली सोते देखकर यहाँ ले आए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कल रात तुम मेरे साथ सोए थे? चाहत की इन बातों को सुनकर अश्व ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जिनमें इस वक्त कैसे भाव थे ये वो समझ ही नहीं पाया, क्योंकि चाहत भी अब उसे बहुत अच्छे से समझने लगी थी। वो जानती थी अगर अश्व के सामने उसके चेहरे के भाव जरा भी बदले तो उसे देर नहीं लगेगी उसके मन में चल रही बात को समझने में। अश्व ने उसे देखा और फिर उसके होंठ को अपने सीने पर देखा, जो फिसलते हुए अब उसके पेट पर आ चुके थे। उसने उसके होंठ को पकड़ लिया और हटाते हुए बोला, अपनी फालतू की सोच पर लगाम लगाओ और जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने काम पर नहीं जाना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर चाहत का मुंह बन गया। उसे लगा कि कल रात जिस तरह अश्व उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, अगर वो भी उसके करीब वैसे ही जाएगी तो शायद वो उसके बारे में जान पाए, लेकिन यहाँ तो वो उसे कोई घास ही नहीं डाल रहा था। अश्व वहां से मुड़कर वार्डरोब की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने सीने पर चाहत के होंठ महसूस हुए। चाहत इस वक्त उसकी पीठ से लगी हुई थी, बिल्कुल किसी बंदर के बच्चे की तरफ वो उससे चिपक चुकी थी। क्यों मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो जब पता है कि तुम जहां भी जाओगे बस मुझे ही पाओगे? मुझे पता है कल रात अगर वो बेड ना टूटा होता ना तो आज शायद हम दोनों साथ में। चाहत कह ही रहा था कि तभी अश्व ने उसके होंठ अचानक ही खींचा, जिससे वो उसके सामने हो गई। चाहत की आंखें अश्व की नजरों से जा मिली, जो अपनी भूरी आंखों से उसे ही घूर रहा था। चाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके चेहरे को देखकर कि अश्व के मन में क्या चल रहा था। एक तो ये सारे राइटर लोग जितने भी एक्सप्रेशनलेस कैरेक्टर होते हैं सब विलेन के हो क्यों बनाने होते हैं? जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार एक वही सड़े से किरदार वाला विलेन होगा जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होंगे, और उसके चेहरे को देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। एटलीस्ट उनके एक्सप्रेशन तो उन्हें चैन से खुद ही देने दो ना। राइटर को अब सारे कैरेक्टर्स ले एक्सप्रेशन भी खुद ही हैंडल करने हैं, तो फिर उन्हें इस कहानी में रखा ही क्यों है, खुद ही ना आ जाए। खैर इस वक्त उसके पास ये सब सोचकर उस कहानी के राइटर को गाली देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अश्व अब भी अपनी भूरी आंखों से उसे घूरे जा रहा था। चाहत की नजरें ना जाने कैसे झुक गई उसकी आंखों में देखने के बाद। उसकी उन इंटेंस नजरों को देखकर चाहत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब उसकी आंखों में अब और देख सके, इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली। अश्व ने अचानक ही उसके कंधे पर होंठ रखा और फिर उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वो संभल नहीं पाई और सीधे बेड पर जा गिरी। वो हैरान रह गई अश्व के इस मूव से। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो कर क्या रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती अश्व उसके ऊपर आ चुका था और उसके चेहरे पर झुका हुआ था। उसे इस तरह से अपने करीब देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। तुम ये क्या कर रहे हो? चाहत ने हकलाते हुए उसकी ओर देखकर कहा। वो जिस तरह से शर्टलेस उसके ऊपर झुका हुआ था उसे देखकर उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी। उसके समझ से परे था ये सब, क्योंकि उसने इससे पहले ये सब महसूस नहीं किया था। अश्व अब भी उसकी ओर देखे जा रहा था। चाहत से जब ये सहन नहीं हो पाया तो उसने उसे धक्का देकर हटाना चाहा, लेकिन अश्व ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर बेड पर धंसा दिया। अब वो उसके और भी ज्यादा करीब हो चुका था। तुम छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो अश्व? चाहत ने इस बार चिढ़कर कहा।
उसके एक तो दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था कि अश्व क्या करना चाह रहा था, और उस पर भी उसका वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा जिस पर हमेशा बस सीरियस भाव ही रहते थे। वो कह ही रही थी कि तभी अश्व ने उसके होंठ पर अपनी ठंडी उंगली को रखकर उसे चुप करवा दिया। दोनों की नजरें एक बार फिर आपस में टकरा गई और इस बार ऐसी उलझी कि किसी और चीज पर उनका ध्यान गया ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि हमने जो कल रात अधूरा छोड़ दिया था उसे अब पूरा कर लेना चाहिए? अश्व ने झुककर उसके कान के पास आकर अपनी ठंडी आवाज में कहा तो चाहत का बदन सिहर गया। उसके रोंगटे खड़े होने लगे उसकी वो बर्फ सी सर्द आवाज सुनकर और अपने इतने करीब महसूस कर। अश्व उससे थोड़ा सा दूर हुआ और उसके चेहरे को देखा जहां इस वक्त चाहत की आंखें बंद हो चुकी थी। अश्व ने देखा उसका एक होंठ उसकी कमर पर था तो दूसरा उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए था। उसे उसका वो श्याम रंग का चेहरा बड़ा ही मासूम लग रहा था। भले ही चाहत उसके सोच जितनी मासूम ना ही, फिर भी अश्व उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चाहत की करीबी ने उसे बहका दिया और वो उसके होंठों की ओर बढ़ने लगा। अचानक ही उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें बहुत ही प्यार से चूमने लगा। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके दिमाग ने उसी पल काम करना बंद कर दिया जब अश्व ने उसके होंठ पर अपने सख्त होंठ रखे थे। उसकी सांसें बढ़ गई और इसी के सतह उसकी मुठियां भी भींच गई। अश्व पूरे पेशन के साथ उसे चूमे जा रहा था। ना जाने उसे क्या हुआ था। आज से पहले वो किसी के भी उठा करीब नहीं हुआ था, लेकिन आज चाहत की करीबी ने उसे बहका दिया और अब वो उसी होंठों को बड़ी ही बेरहमी से चूमे जा रहा था। जब उससे और दिस बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने उसके होंठ को काट लिया। चाहत की दर्द में आंखें बंद हो गई और वो उसकी चंगुल से निकलने के लिए मचलने लगी, लेकिन अश्व ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अभी वो दोनों वैसे ही थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। दरवाजा खुला और इसी के साथ एक ऐसा इंसान अंदर आया जिसके आने के चांसेज ना के बराबर थे। इस वक्त दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि खुद अनिरा खड़ी थी। उसकी मुठियां भींच गई थी चाहत और अश्व को इस तरह से करीब देखकर उसने अपनी नजरें घुमा ली और सीधे वहां से चली गई। यहाँ अश्व ने अब जाकर उसके होंठों को छोड़ा और उसके होंठ निकलते उस खून को अपनी उंगली से पोंछकर बोला, आगे से मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो उठा और बिना उसकी ओर देखे वार्डरोब में चला गया। एपिसोड 44। सुबह का समय था जब चाहत अब भी बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। आज पहली बार उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। हाँ, आज पहली बार। इतना दुख उसे तब नहीं हुआ जब उसके परिवार ने उसे प्यार नहीं किया। इतनी बेइज्जती उसे तब भी महसूस नहीं हुई जब उसे उसके ही प्यार ने धोखा दिया और उसी की बहन से शादी करने के लिए तैयार हो गया। आज उसके दिल पर चोट पहुंची थी क्योंकि अश्व ने उसे किस करने के बाद कुछ भी नहीं कहा, और कहा भी तो कुछ ऐसा जिसे सुनने का उसने सोचा तक नहीं था। जिस तरह से अश्व ने उसे बिना देखे वो बात कही उसके दिल को बहुत चोट पहुंची थी। हाँ, माना कि वो कहानी विलेन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसका दिल दुखाता रहेगा हमेशा। चाहत बेड से उठी और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे अब नफरत हो रही थी अश्व से। वो बेड से उठी और खुद से बोलने लगी, भाड़ में गए तुम, भाड़ में गई तुम्हारी ये सारी खुफियापंती। मुझे घंटा फर्क पड़ता है अब तुमसे। साला जिससे भी शांति से बात कर लो सबके सब बस मेरे हो पीछे होंठ धोकर पड़ जाते हैं। और ये अश्व धनराज, इसे क्या लगता है ये मेरे साथ कुछ भी करेगा और मैं चुपचाप सहती जाऊंगी? कभी भी नहीं। साला हमेशा मैं ही क्यों सहूं? भाड़ में गए सब, अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जियोगी। चाहत की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने वार्डरोब के दरवाजे को देखा जो इस वक्त बंद था और फिर गुस्से में वहां से चली गई। यहाँ अनिरा गुस्से में आग बबूला हो चुकी थी। उसे सहन नहीं हो रहा था कि अश्व और चाहत इतने करीब कैसे आए थे। वो तो चाहती थी कि उन दोनों का डाइवोर्स हो जाए, फिर वो दोनों इतने करीब कैसे थे ये सब उसकी समझ से बाहर था। इस वक्त वो घर के बाहर आ गई। उसे जो काम था उसे वो भूल चुकी थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि आखिर वो यहाँ क्या करने आई थी। जो काम उसे करना था उसके लिए उसे अपने गुस्से को शांत रखना बहुत जरूरी था, लेकिन जब से उसने अश्व और चाहत को साथ देखा था तब से उसका खून खोल रहा था। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और फिर वापस घर के अंदर चली गई। वो आकर हॉल में सोफे पर बैठी कि तभी वहां पर चाहत के साथ शालिनी जी आ गई। चाहत का दिमाग एक तो वैसे ही खराब था और उस पर भी अनिरा को देख उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। उसने उसे देखा लेकिन इग्नोर करना बेहतर समझा। वो वहां से मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी शालिनी जी ने अनिरा को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी जी का मन उखड़ चुका था उसे वहां देखकर। वो जानती थी कि अश्व अनिरा को पसंद करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें अनिरा का अपने घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुझे अश्व से कुछ काम था तो मैं यहाँ आ गई, अनिरा खड़े होते हुए बोली। क्यों, तुम उससे घर के बाहर भी मिल सकती हो, मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, चाहत ने गुस्से में उसकी ओर देखकर कहा। उसका वो दोगला चेहरा देखकर उससे और नहीं सहा जा रहा था। चाहत की आंखों में उसके लिए नफरत साफ दिख रही थी, जिसे खुद अनिरा ने भी महसूस किया। उसे समझ आ रहा था कि चाहत उससे नफरत क्यों करती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि जब अश्व उसके इतने करीब है तो उसे देखकर उसका खून क्यों उबाल मार रहा था। उसे अश्व और चाहत के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों करती हो वृंदा? माना कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था, लेकिन गलती भी तो तुम्हारी ही थी ना, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था।
अनिरा में मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी ओर देखकर कहा, जिसे देखकर वो समझ गई कि अब वो यहाँ उसे गलत साबित करने आई थी। मैं तुमसे चिढ़ती नहीं हूँ, नफरत करती हूँ। चाहत ने उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आज उसकी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। ना ही शालिनी जी ने और ना ही अनिरा ने आज से पहले उसे कभी ऐसे देखा था। अनिरा उसकी आंखों में देखते हुए एक पल को डरी। उसे याद आया कि जब वो पहली बार अश्व से मिली थी तब उसने भी उसे इसी तरह से घूरकर डरा दिया था और आज चाहत उसे इस तरह से घूर रही थी। चाहत ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और उसका होंठ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोली, आगे से कभी भी मेरे सामने और इस घर में आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगी कि मैं कौन हूं। चाहत ने अपनी गरजती आवाज में कहा और अनिरा को घर के बाहर धक्का दे दिया। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। चाहत की ये हरकतें उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन वो इस वक्त उसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि शालिनी जी उसके सामने थी। वृंदा, मैं किया क्या है हो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। उसने आप सफाई देने की कोशिश की लेकिन चाहत ने अपना हाथ दिखाकर उसे बोलने से रोक दिया और इसी करीब आकर उसकी आंखों में घूरकर अपने दांत को पीसते हुए बोली, तुमने क्या किया है और क्या नहीं ये तुम खुद से पूछो। और एक बात, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे सबके सामने जलील करोगी और मैं सब कुछ सकती जाऊंगी? एक बात कान खोलकर सुन लो अनिरा, मैं भी वृंदा हूं। अगर तुम मुझे एक बार चोट पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें तोड़कर रख दूंगी, इतना कि अगली बार तुम्हें खुद को जोड़ने के लिए टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। चाहत ने उसकी तरफ उंगली दिखाकर कहा और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। वो हॉल में आए तो उसकी नजर शालिनी जी पर गई जो उसे ही देख रही थी। उसने उन्हें देखा लेकिन उसका कुछ कहने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में जाने लगी। वहीं शालिनी जी चाहत का ये रूप देखकर हैरान थी और सतही खुश भी कि आखिरकार वो अपने हक के लिए लड़ना सीख हो गई। उन्हें उसकी हमेशा चिंता होती थी लेकिन अब उन्हें उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब वो अपने लिए लड़ सकती थी। उनके होंठों पर मुस्कान आ गई और वो वहां से चली गई। चाहत सीढ़ियों के पास आकर रुकी जब उसकी नजरें अश्व पर गई जो अपनी भूरी आंखों से उसे ही देख रहा था। चाहत समझ गई थी कि अश्व ने उसे अनिरा को घर से बाहर निकालते हुए देख लिया। उसने उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि अब उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अश्व ने उसे घूर कर देख रहा था लेकिन चाहत को आज उसकी उन घूरती हुई नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो समझ गई थी अश्व उसके साथ कभी भी अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा सिवाय उसे यूज करने के। इसलिए उसने अब सोच लिया था वो उससे डाइवोर्स लेकर इस घर से हमेशा ले लिए चली जाएगी। चाहत उसे इग्नोर करते हुए वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई। यहां अश्व ने उसे जाते हुए देखा। उसने चाहत को अनिरा के साथ किए गए बर्ताव और उसे घर से बाबर निकालते हुए देख लिया था और अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या उसे अपने बारे में और अपने मकसद के बारे में उसे बता देना चाहिए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे चाहत पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं क्योंकि उसका जो मकसद था वो अनिरा और रिधान से जुड़ा हुआ था। वो तब तक उसके बारे में किसी को नहीं बता सकता था जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि वो इंसान उसके इस काम के काबिल है भी या नहीं। क्या मुझे उसे अपने बारे में बता देना चाहिए? अश्वर ने अपने मन में ही सोचा और फिर कुछ सोचते हुए वो घर से बाहर निकल गया। एपिसोड 46। अश्वर इस वक्त अपने ऑफिस के केबिन के खड़ा कुछ सोच रहा था। इस वक्त वो कांच की बनी उस दीवार के सामने खड़ा था जिससे बाहर का नजारा और शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जहां अश्वर अपने ही ख्यालों में गुम ना जाने क्या सोच रहा था। आज जिस तरह से चाहत ने अनिरा को घर से बाहर धक्के मारकर निकाला था उसे सोचकर ही उसके दिमाग में बस एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या उसे चाहत को अपने बारे में सब कुछ उसे बता देना चाहिए, क्योंकि चाहत का तो उसके मकसद से कोई मतलब था ही नहीं। वो आज तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और वो नहीं कर पाया जो उसे चाहिए था। फिर क्या अगर वो चाहत को बता देगा कि वो ये सब क्यों कर रहा था और क्यों वो इस कहानी का विलेन बना हुआ था, तो क्या वो उसे पाएगा जो करने के लिए वो ये सब कर रहा था? उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अपनी सोच में गुम अब भी उस कांच की दीवार से बाहर की तरफ देखे जा रहा था। क्या मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो शायद वो मेरी मदद कर पाए। वैसे मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है और ना ही उसका मेरे मकसद से कोई मतलब है। अगर मैंने उसे कुछ बता भी दिया और उसने मेरी मदद नहीं भी की तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वैसे भी हमारा तो तलाक वैसे भी हो ही रहा है। अश्वा ने अपने मन में ही चाहत को सब कुछ बताने का फैसला किया और अपने ऑफिस से उसके बेकरी के लिए निकल गया। अश्वा उसकी बेकरी पर आकर रुका और अंदर की तरफ झांका तो पाया उसकी शॉप में अब भी भीड़ लगी हुई थी। अश्वा अंदर गया तो उसने देखा कि चाहत को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और वो बहुत थक भी चुकी थी। उसे इस तरह से इतनी मेहनत से काम करता देखकर अश्वा को वो दिन याद आ गए जब उसकी मां शालिनी जी भी उसे पढ़ाने के लिए इतनी ही मेहनत से काम किया करती थी, फिर रात में उसे पढ़ाया भी करती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी उसे इतना बड़ा करने में और उसी का नतीजा था कि अश्वा आज इतना अमीर हो गया था कि वो उनके लिए बिना किसी झिझक के कुछ भी उनके सामने रख सकता था। अश्वा ने अपना कोट उतार कर रखा और जाकर सीधे चाहत के हाथ से वो ट्रे ले लिया जो वो कस्टमर को देने जा रही थी। चाहत की अपनी नजरें उठाकर उसे देखा जो इस वक्त उसके हाथ में पकड़े ट्रे को लिए खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहत ने उसकी ओर देखकर हैरानी से कहा।
अश्व ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसके हौंद से ट्रे लेकर कहा, तुम जाकर बाकी के ऑर्डर्स देखो, मैं ये करता हूँ, अश्व ने कहा और उसके पास से हटकर कस्टमर को सर्व करने लगा। यहाँ चाहत उसे इस तरह से अपनी ही बेकरी में काम करता देखकर हैरान थी। इस वक्त भीड़ ज्यादा थी, इसलिए चाहत ने उसके ऊपर से ध्यान हटाकर अपने काम में लगा लिया। अभी कुछ ही समय बिता था कि तभी एक टेबल पर बैठी लड़की ने अपने बगल में बैठी दूसरी लड़की से कहा, यार देखना वो कितना हैंडसम है। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने अश्व की ओर देखा जो इस वक्त व्हाइट शर्ट और ग्रे पेंट पहने काम कर रहा था। जिस तरह से उसने अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड की हुई थी, उसकी ओर उभरी हुई नसें साफ दिख रही थी, जिसे देखकर उन लड़कियों का ध्यान उस पर से हटाना तक मुश्किल हो गया था। चाहत ने उन लड़कियों की बात सुन ली थी। चाहत की नजरें अश्व की ओर चली गई जहां वो इस वक्त टेबल साफ कर रहा था। कौन कह सकता था कि इस भी जो इंसान उसकी दुकान में टेबल साफ कर रहा है वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा। ना जाने क्यों, लेकिन उनकी बात सुनकर चाहत की आंखों में एक पल को खुशी आई, लेकिन अगले ही पल उसे जलन होने लगी। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही चाहत ने उन लड़कियों की आवाज सुनी। उससे नंबर मांगते हैं, उनमें से एक लड़की ने कहा तो उन्होंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। चाहत को उन लड़कियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आजकल के बच्चों को कोई समझ ही नहीं है, किसी से भी नंबर मांगने लगते हैं आजकल के बच्चे। चाहत अपनी भौहें सिकोड़े काम करते हुए कभी अश्व को तो कभी उन लड़कियों को घूर रही थी जो अश्व को एकटक देखे जा रही थी। अश्व उन लड़कियों के बगल में से निकलने लगा तो उनमें से एक ने उसे बुलाया और कहा, आपका नाम क्या है? अश्व ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया। उसकी बात और आवाज सुनकर उन लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं चाहत का मुंह बन गया। वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी एक लड़की ने कहा, आपका नंबर मिलेगा। उस लड़की के सवाल को सुनकर अश्व की भौहें उठ गई और उसने अपनी नजरें घुमाकर चाहत को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसे अपनी ओर देखता पाकर चाहत ने हड़बड़ाहट में अपनी नजरें घुमा ली और अपना काम करने लगी, लेकिन अब भी उसकी नजर रह रहकर उसकी ओर चली ही जा रही थी। अश्व के होंठों के कोने हल्के से मुड़े और उसने उन लड़कियों की देखा और फिर बोला, सॉरी बट आई एम मैरिड। कहते हुए उसने चाहत की ओर इशारा कर दिया जो अपनी तिरछी नजरों से उनकी ओर ही देख रही थी। उन लड़कियों का मुंह किसी बासी फूल की तरह मुरझा गया और वो पैसे देकर वहां से चली गई। कस्टमर जा चुके थे और इस वक्त शॉप में सर्द अश्व और चाहत ही थे। अश्व ने समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। उसने चाहत को देखा जो अपना सामान पैक कर रही थी। फिर उसने अपना कोट लिया और वहां से बाहर आकर चाहत का इंतजार करने लगा। कुछ समय में चाहत ने शॉप को लॉक किया और वहां से जाने लगी, लेकिन अश्व ने उसका हौंठ पकड़कर अपनी कार में बिठा दिया और कार को आगे बढ़ा दी। चाहत ने कुछ भी नहीं कहा हो, चुपचाप बैठी रही। अश्व ने जब देखा कि चाहत ने सीट बेल्ट नहीं पहना तो उसने कार रोकी और उसे सीट बेल्ट पहनाने लगा। इन सब में वो चाहत के बहुत करीब आ गया था, इतना कि चाहत की उसकी सांसें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। अश्व चाहत की आंखों में देख रहा था। जहां अश्व उसकी नजरों में देखकर ही उसके मन में चल रही बातों को जानना चाह रहा था, वहीं चाहत उसने अपने दिल में दबे सारे जज्बातों को छिपा दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अब वो अश्व के सामने कमजोर पड़े। बहुत परेशान कर लिया था उसने उसे अब, और वो उसकी वो धमकियां और मनमानियां सहने नहीं वाली थी। उसका जब मन करता वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता और जब मन करता वो उसको बेइज्जती कर देता। चाहत को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि अश्व पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। चाहत ने उसे धक्का दिया और खुद सीधे बैठ गई। उसने अपना नजर खिड़की के बाहर कर दी। अश्व उसके इस मूव से हैरान था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि आज सुबह जो हुआ उसे लेकर उसका इस तरह से बर्ताव करना सही था। अश्व ने कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग करने लगा कि तभी चाहत ने उसकी ओर देखकर कहा, ये सब क्यों कर रहे हो तुम, और ये करने तुम क्या साबित करना चाहते हो? चाहते क्या हो तुम मुझसे? चाहत की आवाज में दर्द साफ था। अब वो ऊब चुकी थी उसकी इन सब चालबाजियों से। आखिर कितना सहती वो। पहले उसका परिवार, उसका प्यार, और अब जब उसने दूसरी जिंदगी पाई है तो अब ये सब उसके साथ हो रहा था। चाहत की आवाज में दर्द देखकर अश्व के चेहरे के भाव बदले। उसे ऐसा लगा जैसे उसने आज पहली बार किसी का दिल दुखाया हो जो वो कभी नहीं चाहता हो। उसने चाहत को और एक पल को देखा तो पाया कि वो अपनी आंखों ने दुख और दर्द लिए उसे ही देख रही थी। अश्व ने अपना ध्यान उस पर से हटा दिया और ड्राइविंग पर लगाते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस कुछ है जो बताना है, इसलिए यहाँ आया था ताकि तुम्हें यहाँ से साथ में ले जा सकूं। आज पहली बार अपने बारे में किसी की बताने जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी की वो सच्चाई जिसे मैंने आज तक अपनी माँ तक को नहीं बताया, वो सच्चाई जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। मेरी बात सुनोई तुम, सुनोई कि आखिर क्यों मैं इस कहानी का विलेन बना हुआ हूँ। अश्व ने कहा तो चाहत उसकी ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश्व इस बार उससे सच बोलेगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि अब वो उससे क्या कहेगा और क्यों वो उससे ये सब बताना चाह रहा था, लेकिन सब तो यही था कि आज वो भी उसके बारे में जानना चाह रही थी। आज वो जानना चाहती थी कि अश्व उसे अपनी जिंदगी का सच बताता है भी या नहीं। एपिसोड 47। रात का समय था जब अश्व चाहत की लेकर घर पहुंचा। चाहत अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन तभी अश्व ने उसका हौंठ पकड़ लिया। उसने फैसला कर लिया था कि आज वो चाहत को सब कुछ बता देगा अपने बारे में। अपने हौंठ इस तरह हक से पकड़ते देखकर चाहत ने अश्व की ओर देखा जो इस वक्त उसका हौंठ थामे खड़ा था।
चाहत ने उसकी ओर हैरानी से देखा तो अश्व ने कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरी बात सुनोई। अश्व की बात सुनकर चाहत ने घड़ी में समय देखा जहां रात के 11:30 बज रहे थे। उसने उसकी ओर अजीब तरह से देखा और बोली, अभी इस वक्त। अश्व ने उसका हौंठ कसकर पकड़ा और बिना उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए उसे अपने कमरे की ओर लेकर जाने लगा। चाहत ने कुछ भी बात नहीं की उससे आगे, बस उसके पीछे किसी मासूम सी गुड़िया की तरह चलती रही। अश्व अपने कमरे में आकर उस शेर और हिरण के शिकार वाली पेंटिंग के आगे खड़ा हो गया। चाहत ने जब उसे इस तरफ उस पेंटिंग को निहारते देखा तो वो भी उस पेंटिंग को देखने लगी। चाहत को समझ नहीं आया कि आखिर उस पेंटिंग में ऐसा भी क्या था जो अश्व उसे इस तरह से देख रहा था। और अभी कुछ देर पहले तो वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताने की बातें कर रहा था, फिर अब क्या हुआ? क्या वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाला था? चाहत यही सब सोच रही थी और देख रही थी कि अश्व बड़े ही शांत भाव से उस पेंटिंग को देखे जा रहा था, जैसे उससे उसका कोई बहुत बड़ा नाता हो। उसने पहले भी बहुत बार उस पेंटिंग के सामने खड़े होकर उसे निहारते हुए पाया था, और ऐसा क्यों था ये तो बस अश्व हो जानता था। उसका और उस पेंटिंग का क्या रिश्ता था ये तो बस अश्व को ही पता था। चाहत ने उसकी ओर देखा और फिर बोल उठी, क्या हुआ? तुम इस पेंटिंग को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने पहले भी तुम्हें देखा है इस पेंटिंग को घूरते हुए, तुम इसे ऐसे देखते क्यों रहते हो? चाहत के इस सवाल पर अश्व ने उसकी ओर देखा जो इस वक्त उसके सवाल के जवाब के इंतजार में थी, और फिर अपनी नजरें वापस पेंटिंग पर टिकाकर बोला, मैं इस पेंटिंग को हमेशा इसलिए देखता रहता हूं क्योंकि इस पेंटिंग को देखने के बाद मुझे अपने लक्ष्य का एहसास रहता है। जिस तरह से इस पेंटिंग में शेर बस अपने शिकार की ओर देख रहा है और उसे पाने की चाहत रखता है, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी अपने लक्ष्य को पाना है, और उसे पाने के लिए मुझे शायद किसी का शिकार भी करना पड़े। कहते हुए अश्व रुका तो चाहत ने उसकी ओर देखा। ना जाने क्यों लेकिन आज अश्व उसे बदला हुआ सा लग रहा था। आज वो निर्दयी और मगरूर अश्व नहीं बल्कि एक शांत स्वभाव का सुलझा हुआ इंसान दिख रहा था जो शायद अपने दिल के राज किसी के सामने नहीं खोलना चाहता था। भले ही आज उसे अश्व अलग दिख रहा हो, लेकिन फिर भी अब चाहत का उस पर विश्वास करना मुश्किल हो गया था। इतने दिन से रहने के बाद वो ये तो समझ गई थी कि अश्व बिना किसी मतलब के किसी से बात तक नहीं करता, और अगर वो अपना राज उसे बता रहा है तो पक्का उसके ऐसा करने के पीछे कोई तो मकसद होगा ही। जब चाहत ने उसकी वो शिकार करने वाली बात सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे अश्व उसकी बात कर रहा हो, जैसे वो उसका यूज कर रहा हो और उसे अपना शिकार बना रहा हो। और उसे ऐसा लगेगा भी क्यों नहीं? आखिर उसकी जिंदगी में एक वही तो थी जो उसके किसी काम की नहीं थी। शालिनी जी उसकी माँ थी, अक्ष उसका दोस्त था, और अनेरा उसे वो पसंद करता था, या फिर ये कहो कि उसे प्यार करता था। हाँ, वो उसकी पत्नी थी, लेकिन क्या उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहत जानती थी कि अश्व के लिए उसके कोई मायने नहीं है। उसे लगा जैसे वो उसे अपना शिकार बना रहा हो, लेकिन असली में अश्व उस पेंटिंग को देखकर किसका शिकार करने की बात कर रहा था ये सिर्फ वही जानता था। चाहत अपनी भौहें सिकोए उसे ही देख रही थी कि तभी उसकी नजरें उस पेंटिंग पर गई जहां अश्व ने उस शेर की आंख पर अपनी उंगली रख दी थी, और अब वो पेंटिंग धीरे धीरे साइड होने लगी थी। चाहत की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी उस पेंटिंग को इस तरह से साइड होता देखकर। ये क्या है? ये पेंटिंग खिसक कैसे रही है? तुम कर क्या रहे हो अश्व? उसके मुंह से हैरानी से निकला। अश्व ने उसका हौंठ अब भी पकड़ा हुआ था। उसने चाहत की ओर देखा जो इस वक्त हैरानी से उस पेंटिंग को खिसकते हुए देख रही थी। अब तक वो पेंटिंग पूरी तरह से हट गई थी और अब वहां का दरवाजा साफ दिख रहा था। चाहत की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा उस दरवाजे को उस पेंटिंग के पीछे देखकर। वो स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त उसके शरीर में खून ही ना बचा हो। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। अश्व ने उसकी ओर देखा और फिर कमरे का दरवाजा खोल दिया। ओह माय गॉड, खुफिया कमरा! सच सच बताओ अश्व, तुम यहाँ पर विलेन बनकर बीड़ी फूंकते हुए अपनी आगे की प्लानिंग करते होगे ना? चाहत में एक्साइटेड होते हुए अचानक से ही कहा। अश्व ने अजीब तरह से उसे देखा। अश्व समझ गया था उसकी बातों का मतलब, लेकिन आखिर वो कहना क्या चाहती थी? क्या वो नशेड़ी था? मैं सिगरेट और वो बीड़ी वीड़ी नहीं पीता, उससे ज्यादा अच्छा ऑरेंज जूस होता है, अश्व ने चिढ़कर कहा तो चाहत का मुंह बन गया। उसने सोचा कुछ तो उसमें विलेन जैसा होगा, लेकिन नहीं, शायद वो इस कहानी में विलेन की जगह पर फिट बैठता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस जबरदस्ती इस कहानी का विलेन बनाया गया हो। खैर, चाहत ने अपने दिमाग में आए सारे ख्यालों को साइड में किया और अश्व के पीछे उस कमरे में चली आई। अश्व ने लाइट चालू की तो एक बार फिर पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। चाहत ने अपनी नजरें घुमाकर कमरे की देखना शुरू किया और उसकी नजरें एक जगह पर आकर रुक गई जब उसने अपनी तस्वीर के साथ ही अनिरर और रिधान की तस्वीर को देखा। उस दीवार को देखते ही चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अश्व इस तरह से अपने ही घर में सबसे छिपाकर ये सब कर रहा था। और उन तस्वीरों का क्या मतलब था? सब कुछ उसके समझ से परे था, लेकिन तभी उसकी नजर उस तस्वीर पर जाकर रुक गई जहां एक आदमी की फोटो लगी हुई थी। वो आदमी लगभग अश्व की तरह लगता था, या अश्व उसकी तरह, ये कह पाना मुश्किल था। ये सब क्या है? चाहत के मुंह से निकला तो अश्व ने उसकी ओर देखा और फिर बड़ी ही शांत आवाज में बोला,
मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं, लेकिन आज जो सच बताने मैं तुम्हें जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। इतना बड़ा राज कि इसे मैंने आज तक अपनी माँ तक को नहीं बताया है। अश्वर ने कहा तो चाहत की भौहें सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अश्वर किस राज की बात कर रहा था। उसे ये तक नहीं पता था कि अश्वर उससे सच बोलेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी आज उसका वो राज जानने यहाँ आई हुई थी। जिस तरह से अब तक अश्वर उसके साथ पेश आया था, उसके बाद उसका उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। वो अभी यही सब सोच रही कि तभी उसके कानों में अश्वर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अश्वर की बात पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अश्वर ऐसा कैसे कह सकता था, और क्या यही उसका राज था? क्या जो वो कह रहा था वो सच भी था कि नहीं? एपिसोड 48। रात का समय था जब चाहत हैरानी से स्तब्ध सी खड़ी होकर अश्वर को देखे जा रही थी। उस खुफिया कमरे में अब भी वो दोनों अकेले खड़े थे, जहां चाहत को अश्वर की बात से एक पल को हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अश्वर को देखा, जो उसे यूं देख रहा था जैसे उसे पता था कि चाहत उसकी इस बात पर कुछ ऐसा ही रिएक्ट करेगी। चाहत ये बात जानती थी कि अश्वर के पापा तब गुजरे थे जब वो लगभग 7 से 8 साल का होगा, और ऐसे में रिधान उससे 3 साल बड़ा था, यानी कि 11 साल का, और अनिरा उसी की उम्र की थी। क्या 11 साल का लड़का और 8 साल की लड़की किसी का मर्डर कर सकते थे? ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी, और साथ ही सोचने वाली भी। कोई भी बच्चा इतनी कम उम्र में किसी के कत्ल के बारे में सोच भी नहीं सकता, और उसे करना तो दूर की बात थी। चाहत ने घूरकर उसकी ओर देखा और फिर बोली, देखो मैं तुम्हें सीधी बात कह रही हूँ अश्वर, माना कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी। तुम्हें मुझे सच नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बेहुदा झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो गहरी सांस भरकर वहां से जाने लगी, लेकिन अश्वर की बात ने उसके बढ़ते कदमों की रोक दिया। उसने पलटकर अश्वर को देखा, जो इस वक्त अपनी सुनी आंखों से उसी की ओर देख रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेकार झूठ बोलूंगा, और वो भी अपने पापा के बारे में? इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। अश्वर ने उसकी ओर देखकर कहा और उसके करीब आने लगा, लेकिन चाहत ने उसे इग्नोर करके सामने दीवार को देखकर कहा, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी एक खलनायक हमेशा ही खलनायक ही होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता किसी से भी, और तुमने मेरे साथ जैसे भी व्यवहार किया है ना, उसके बाद तुम पर विश्वास मैं नहीं कर सकती, चाहत ने कहा और वहां से जाने लगी। लेकिन उसने रुककर उसकी तरफ देखा, जो इस वक्त अपनी सुनी आंखों से उस दीवार पर लगी उन तस्वीरों को देखे जा रहा था, जिनमें से एक तस्वीर उसके पापा की थी। उसकी नजरों से मायूसी साफ दिख रही थी। आज तक वो कुछ भी नहीं कर पाया था, ना ही उसके पास कोई सबूत था और ना ही कुछ और, बस था तो ये कि उसने अपनी आंखों से अपने पापा का मर्डर होते हुए देखा था। चाहत उसके चेहरे पर छाई उस उदासी को साफ देख सकती था, लेकिन उस पर विश्वास करना आज उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि अश्वर एक बार फिर उससे झूठ कहकर उसका इस्तेमाल कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था कि शायद इस बार वो सच कह रहा हो। जहां तक उसने अश्वर को जाना था, उसके हिसाब से वो ऐसा इंसान नहीं था जो इतना बेहुदा झूठ कहे। वो वहां से जाने लगी थी, लेकिन ना जाने उसके दिमाग में क्या आया जो वो रुक गई और बिना मुड़े ही बोली, मुझे पता है कि तुम इस बार भी मुझसे झूठ भी कहोगे, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो उसकी ओर मुड़ी, जो इस वक्त अपने हौंथ में अपने पापा की वो तस्वीर लिए खड़ा था। उसने उसकी आंखों में बिना किसी भाव के देखा और उसके मन के भावों को पढ़ना चाहा, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं आज जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना झूठ कह सकते हो। एक विलेन आखिर कितना गिर सकता है, ये आज मैं देखना चाहती हूँ। चाहत ने उसकी ओर देखकर कहा तो अश्वर के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले, लेकिन वो एक बार फिर अपने उसी भावहीन चेहरे के साथ वापस लौट आया। अश्वर ने उसकी ओर देखा और फिर उसके सामने एक चेयर रखकर उसे बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। उसके बाद अश्वर ने कहना शुरू किया, मैं तब 8 साल का था जब एक दिन मेरे पापा और अनिरा साथ में खेल रहे थे। उस दिन मैं और रिधान से स्कूल आए थे। अनिरा स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रिधान हमेशा से ही गुस्से में रहता था, उसे अनिरा के साथ रहना बहुत पसंद था, और अगर मैं उसके पास खेलने जाता तो वो मुझे भागा देना, लेकिन फिर भी हमारे बीच दोस्ती थी क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं था। उस दिन पापा और अनिरा गार्डन में बैठकर खेल रहे थे। अनिरा ने एक पौधा लगाया था जिसे देखकर वो खुश थी, और उसे देखकर हम सब। लेकिन तभी रिधान को गुस्सा आने लगा क्योंकि पापा ने अनिरा के सिर से लेकर पीठ तक हौंठ फेरा था। रिधान को लगा कि पापा के इंटेंशन गलत है, लेकिन उन्होंने तो बस उसे अपनी बेटी समझकर प्यार से शाबाशी दी थी। उस दिन के बाद ना तो रिधान और ना ही अनिरा दोनों ही मेरे साथ खेलने नहीं आते थे। धीरे धीरे मुझे अकेला फील होने लगा। धीरे धीरे मैं अकेले ही खेलने और पढ़ने लगा, और रिधान दोनों में से कोई भी मेरे साथ नहीं रहता था, और अगर मैं उनके साथ रहने की कोशिश भी करता तो वो मुझे इग्नोर कर देते। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए, लेकिन एक दिन पापा ने मुझे उदास देखा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो रिधान और अनिरा से बात करेंगे कि वो मेरे साथ रहें। उस दिन रिधान के घर पर वो गए थे, उसे मनाने की वो मुझे इग्नोर ना करे, और उनके साथ ही मैं भी था। ये सब कहते हुए उसकी आंखों के आगे वो दिन आने लगा जब अश्वर 8 साल का था और उसने अपनी आंखों के आगे अपने पापा की मौत देखी थी।
हाँ, एक बच्चे ने अपनी ही आंखों के आगे अपने पापा को मौत देखी और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त था। यहाँ चाहत भी उसके दिल का हाल समझ रही थी। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था लेकिन वो इस बात को विश्वास के साथ नहीं कह सकती थी कि जो वो सच रही थी वो सच था भी या नहीं। जहां तक उसने समझा था उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अश्वत्थ सच कह रहा था लेकिन अभी उस पर विश्वास करना ना करना ये चाहत के ऊपर था। अब बस देखना ये था कि क्या चाहत उसकी इन बातों पर विश्वास करती है या नहीं। एपिसोड 49। अश्व अपने पिता की मौत के बारे में चाहत को बता रहा था। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसकी आंखों के आगे उसके ही दोस्त में उसके पिता की जान ली थी और तब वो कुछ भी नहीं कर पाया था। उसे आज भी उस बात का पछतावा था कि वो अपने पिता की जान को नहीं बचा पाया। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन उसने उसे चाहत से छिपा रखा था। आखिर ऐसे कैसे अपने जज्बातों को उसके आगे खोल देता वो। वहीं चाहत उसकी पूरी बात बिल्कुल शांति से और चुपचाप सुन रही थी। वो समझ रही थी अश्व की भावना को, उसके मन के परिस्थितियों को, लेकिन उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। वो झूठ नहीं कह सकता था इन सबके के बारे में, लेकिन जो कुछ भी अश्व ने पहले उसके साथ किया उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करना सांप पर विश्वास करने के बराबर था। यहाँ अश्व उस कहानी को सुनाते हुए उस दर्दनाक रात में खो चुका था जब उसने अपने पिता को खोया था। रात का समय था जब अश्व और उसके पिता धीरज जी कार में बैठकर वापस घर जा रहे थे। धीरज जी ने रिधान को समझाया कि वो अश्व से अपनी दोस्ती को खत्म ना करे और वो मान भी गया, जिस वजह से आज अश्व सच में खुश था और उसकी खुशी की वजह से धीरज जी अपना ध्यान ड्राइविंग में लगाए हुए थे। अश्व अपने हौंथ में पकड़ी हुई चॉकलेट को खाए जा रहा था जो धीरज जी ने ही उसे दी थी। बड़ा होकर भले ही अश्व कितना भी रूड और एरोगेंट बनने की कोशिश कर ले, लेकिन बचपन में वो भी एक मासूम दिल का बच्चा था जिसे किसी अपने के नाराज होने से दुख होता है और किसी के थोड़ा सा प्यार कर देने पर ढेर सारी खुशियां। अश्व अपनी चमकती हुई आंखों से धीरज जी को देख बोला, थैंक यू पापा। आपको पता है इतने दिन से मैं कितना सैड था। अनु और रिधु के बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अब हम फिर से साथ में रहेंगे। थैंक यू पापा, रिधु को मनाने के लिए। अश्व की प्यारी प्यारी बातें सुनकर धीरज जी का मन पसीज गया। वो जानते थे उनके बेटे का दिल कितना मासूम है जो थोड़ी सी बात पर टूटने को तैयार रहता है। रिधान और अनिरा उसके लिए बहुत मायने रखते थे, लेकिन क्या वो उनके लिए उतना ही जरूरी था? अश्वत्थ और धीरज जी अभी अपनी कार से जा ही रहे थे और वो रिधान के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर आ गए थे कि तभी उनके कारले सामने एक बिल्ली का बच्चा आते हुए बचा। धीरज जी ने समय पर कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके कार की ब्रेक नहीं लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि अब तक जो कार बिल्कुल ठीक थी अचानक से ही वो खराब कैसे हो गई। लेकिन उन्हें कौन बताए कि अभी वो जिसे मनाने गए थे ये सब उसी का किया धरा था। हाँ, ये सब रिधान ने किया था। तब जब उसने धीरज जी और अश्व को बैठने को कहा और खुद बाहर कुछ लेने चला गया। उसके पास उसका फोन था जिसमें उसने कार को ब्रेक को फेल करने का तरीका देखा और फिर धीरज जी की कार की ये हालत कर दी कि आज उनकी जान तक खतरे में थी और साथ में ही अश्व की भी। धीरज जी समझने में नाकाम थे कि अचानक ही उनके कार में ब्रेक कैसे फेल हो गई कि तभी उनकी नजर अश्व पर गई, जो अब भी अपनी चमकती आंखों से उन्हें अपने और रिधान अनिरा के साथ मस्ती करने के बारे में बता रहा था। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता था कि आज उसके और उसके पापा के साथ क्या क्या होने वाला था। धीरज जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई जिसे उन्होंने जल्दी से अपने हौंठ से साफ किया। उन्होंने अश्व की सीट बेल्ट को देखा जो बंधी हुई थी। उन्हें इस वक्त आप फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो बस अश्व की, अपने बेटे की, कि उसे कुछ भी ना हो। उन्होंने कार रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। अभी वो कार रोकने की नाकाम कोशिश कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा उनकी कार 4 रास्ते पर आ चुकी थी और उनके ठीक सामने ही एक ट्रक तेजी से बढ़ रहा था। उनके दिमाग में कुछ नहीं आया सिवाय इसके कि इस वक्त उन्हें अपने बच्चे की जान बचानी थी। रात का समय था इसलिए पूरा रोड खाली था, लेकिन सामने से आती ट्रक वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ अश्व ने जब सामने से आती ट्रक को देखा तो वो चीख पड़ा और धीरज जी से चिपक गया। धीरज जी ने एक हौंठ से उसे पकड़ा और एक झटके में कार को घुमा दिया और अगले ही पल एक तेज आवाज से साथ उनकी कार एक रेस्टोरेंट में घुसती चली गई जो उस वक्त बंद थी। रात के 12 बज रहे थे और इस वक्त वहां कोई भी नहीं था। वो ट्रक भी वहां से जा चुका था बिना ये जाने कि उस एक्सीडेंट में कोई जिंदा भी है या नहीं। यहाँ कार के बोनट में से धुआं निकल रहा था। जाहिर सी बात थी इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद उस कार की हालत कबाड़ जैसे हो गई थी। अश्व की आंखें धीरे धीरे खुली। उसे सब कुछ धुंधला सा दिखलाई पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली लेकिन अब भी उसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था और जब दिखाई दिया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने देखा कि उसका दोस्त रिधान इस वक्त कार के बाहर दरवाजा खोले खड़ा था। वो उसे और धीरज जी को उस हालत में देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी वो मुस्कान मासूम से नहीं बल्कि शैतानी से भरी हुई थी। अश्व उसकी इस हंसी का राज समझने में असमर्थ था। उसे इतनी समझ नहीं थी कि वो रिधान की उन शैतानी मुस्कुराहट के पीछे की चाल को जान पाए। अश्व और धीरज जी ने ध्यान नहीं दिया था लेकिन रिधान उनके पीछे साइकिल से साथ तेजी से आ रहा था। रिधान एक बहुत तेज साइकिलिंग करता था और इसके लिए उसने कंपटीशन भी जीते थे, जिस वजह से रिधान इस वक्त उनके सामने खड़ा था।
अश्व की आंखें हल्की सी खुली हुई थी और वो रिधान और अपने पिता को देख सकता था। वहीं रिधान वो शैतानी से मुस्कुराते हुए धीरज जी को देख रहा था। अचानक ही उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अश्व की आंखें हैरानी से फैलने लगी। उसने आज से पहले रिधान को इस तरह से कभी नहीं देखा था। आज उसके सामने रिधान का वो चेहरा आया था, वो सबसे ज्यादा भयावह था। एपिसोड 50। रात का समय था जब अश्व और धीरज जी की कार का एक्सीडेंट हो चुका था। जहां रिधान कार के बाहर खड़ा उसे और धीरज जी को शैतानी से मुस्कुराते हुए देख रहा था, वहीं धीरज जी उसके मदद की भीख मांग रहे थे। धीरज जी की सांसें चल रही थी, लेकिन रिधान उन्हें बचाने के बजाय उनके चेहरे को बड़े ही गौर से देखे जा रहा था। वहीं धीरज जी ने उसे देखकर गहरी सांसें भरते हुए कहा, रिधान, रिधान बेटा, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी बचा लो हमें। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उनके सिर और होंठ पैर से खून बह रहा था, लेकिन रिधान को उन पर दया तक नहीं आ रही थी। रिधान ने उनकी ओर देखा और फिर हल्के से हंसते हुए उनके चेहरे के करीब आया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब किया है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी अनिरा को छूने की? हाँ, उसके करीब सिर्फ मैं जा सकता है और कोई भी नहीं, और तुमने तो उसके पीठ पर होंठ फेरा। मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी नजर अनिरा पर गंदी है। तुम्हें ऐसे कैसे उसे नुकसान पहुंचाने दो? अब उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ना तो तुम इस दुनिया में रहोगे और ना ही उसे कोई प्रॉब्लम होगी। रिधान ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। वहीं अश्व अपनी अधखुली आंखों से रिधान और धीरज जी को देखे जा रहा था। उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो रिधान से कुछ भी कह पाए। उसके भी सिर से खून बह रहा था। उसका छोटा सा शरीर इतने जख्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो अपनी धुंधली आंखों से वो भयावह दृश्य देख रहा था। बेटा, मैंने अनिरा को बस अपनी बेटी की तरह ही देखा है, और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जल्दी एसएस एम्बुलेंस को कॉल करो। धीरज जी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा, आपको क्या लगता है मैं यहाँ बचाने आया हूँ तुम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे और अनिरा के बीच में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, रिधान ने कहा। अश्व अब भी रिधान को देखे जा रहा था और उसका नाम पुकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो जिस हालत में था उसका शरीर इस बात का साथ नहीं दे रहा था। रिधान के सिर पर इस वक्त शैतान सवार था। वहीं रिधान वो शैतानी से मुस्कुराते हुए धीरज जी को देख रहा था। अचानक ही उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अश्व की आंखें हैरानी से फैलने लगी। उसने आज से पहले रिधान को इस तरह से कभी नहीं देखा था। आज उसके सामने रिधान का वो चेहरा आया था, वो सबसे ज्यादा भयावह था। अचानक ही रिधान ने धीरज जी का गला अपने दोनों हाथों से दबा दिया। धीरज की आंखें हैरानी और सांसें रुकने की वजह से फैलने लगी। उन्होंने रिधान को रोकने के लिए उसके कंधे पर मारने लगे और उससे अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उनके खून से लथपथ शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि आज वो उस 11 साल के बच्चे के सामने टिक पाए। रिधान ने अपना पूरा जोर लगा दिया था धीरज जी की जान लेने में। उसके चेहरे पर शैतान का साया साफ दिख रहा था, जो किसी की जान भी ले सकता था, और आज वो वही कर रहा था, अपने ही दोस्त के पिता का खून कर रहा था। वो अश्व अपनी धुंधली आंखों से अपने दोस्त के इस भयावह रूप को देखे जा रहा था। उसने रोकने के लिए अपने होंठ उठाए जिसमें इस वक्त कांच चुभे हुए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया सिवाय रोने के। यहाँ धीरज जी छटपटाने लगे थे। आंखें बाहर आने लगी थी और शरीर ऐंठने लगा था सांसें की कमी के कारण, लेकिन रिधान उनका गला और तेजी से दबाए जा रहा था। धीरज जी की आंखें बंद हो गई और उसी के सतह उनकी सांसें भी रुक गई। यहाँ अश्व ने जब उनकी बंद आंखों को देखा तो उसकी धड़कनें रुक गई और उसी के साथ वो वहीं बेहोश हो गया। अश्व की आंखों से आंसू की बूंदें बन निकली अपने पिता की मौत पर। आज उसके अपने दोस्त का वो चेहरा देखा था जो कोई और कभी नहीं चाहेगा। आज एक दोस्त ने अपने ही पिता समान इंसान का कत्ल किया था। आज के कोई भी इंसान किसी दोस्त और विश्वास करने से 100 बार सोचेगा। रिधान जैसा दोस्त होने से अच्छा इस दुनिया में अकेले रह जाओ। अश्व ने आज अपने ही पिता के मौत का खेल अपनी आंखों से देखा था। किसी भी बच्चे की जिंदगी में ये दिन ना आए कि उसे अपने पिता या मां की मौत अपनी आंखों से देखनी पड़े। आज उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। आज वो अनाथ हो चुका था, और वो अपने ही दोस्त के कारण। रिधान ने अश्व की ओर देखा तो पाया कि वो बेहोश हो चुका था। उसे लगा कि वो मारा जा चुका है, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया, बिना ये सोच कि आज जिस इंसान को वो मरने के बारे में सोच रहा था, कल को वो उसका ही काल बैंक वापस लौटेगा। आज उसने अश्व को जिंदा नहीं छोड़ा था, उसने अपनी मौत, अपने काल को छोड़ा था अपनी ही जान देने के लिए। अश्व की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, वहीं चाहत उसकी ये कहानी सुनकर हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने ही दोस्त के पापा को मार दे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रिधान जब वो महज एक 11 साल का बच्चा था तब उसने किसी की जान ली थी, और वो भी बस एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से। चाहत की आंखों में भी आंसू आ गए थे अश्व की वो दर्दनाक कहानी सुनकर। अश्व ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और बिना आवाज के रोने लगा। चाहत ने उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसके गम की साथी बनने लगी। आज पहली बार था जब अश्व ने किसी के सामने अपने दर्द को जाहिर किया था। आज पहली बार उसने अपने उस भयानक अतीत को किसी के सामने खोलो किताब की तरह रखा था। अब बस देखना यह था कि क्या चाहत उसकी इन बातों पर यकीन करती है और उसका साथ देती है या नहीं।
आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या चाहत यकीन कर लेगी अश्वर की बातों पर? क्या जो कुछ भी अश्वर ने कहा वो सब कुछ सच था या नहीं? क्या चाहत देगी अश्वर का साथ और बदला लेगी रिदान से? क्या वजह से है चाहत के इस कहानी में आने की? अगर आपके पास चैनल मेंबरशिप है तो आप अभी इस कहानी को पूरी सुन सकते हैं। बाकी सब्सक्राइबर को डेली एक एपिसोड देखने को मिलेगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।